हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं जो कि ब्रोंक्यूल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, हमने इस वीडियो के पहले ब्रोंकियो डायलेटर्स के बारे में बात की थी। आज हम ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर की बात करेंगे। तो ब्रोंकियो डायलेटर्स में ब्रोंक्यूल जो होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं ना, वो सिकुड़ जाते हैं, जिसके कारण हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो आइए पढ़ते हैं क्या होता है ये ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर और ऐसा कौन सा ड्रग है जो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे यूनिट 5 फार्माकोलॉजी, जिसका नाम है ड्रग यूजिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब उसके अंदर आता है ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग्स। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर। तो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग आर सब्सटेंस दैट इंक्लूड नैरोविंग ऑफ द एयरवे, जिसको ब्रोंकाई भी बोलते हैं, इन द लंग्स। दिस ड्रग cause constriction of the smooth muscle lining the bronchial tube, leading to reduced airflow, which can result in symptoms like wheezing, coughing, shortness of breath and chest tightness। ठीक है, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग एक प्रकार का सब्सटेंस होता है जिसके अंदर क्या होता है, हमारे जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, नेरोविंग हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, पतले हो जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है, ये देखो, ये सारी चीजें कहाँ होती है, हमारे लंग्स में। ठीक है, नेरोविंग ऑफ द एयरवे, एयरवे मतलब ब्रोंकाई इन द लंग्स। हमारे लंग्स में जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंकाइज होती है ना, वो जिसमें एयरवे फ्लो करती है, वह नेरोविंग हो जाती है, सिकुड़ जाती है। जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारे जो जिसके कारण क्या हो जाता है, एयर फ्लो का जो फ्लो होता है, ठीक है, वहां स्लो हो जाता है, जिसके कारण वीजिंग जैसा साउंड आ जाएगा, कफिंग होने लग जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, क्योंकि वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ चेस्ट टाइटनेस हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ होता है, हमारे जो स्मूथ मसल लाइनिंग होती है ना ब्रोंक्यूल्स की ट्यूब। देखो, जो हमारा नॉर्मल लंग्स होता है, देखो मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। देखो, ये हमारा नॉर्मल नॉर्मल जो एयरवे है वो, ठीक है, ये स्मूथ मसल है। ये जो दिख रही है ना आपको, ये वाली जो लाइनिंग दिख रही है, वो स्मूथ मसल है। ये स्मूथ मसल, म्यूकस, ये म्यूकस है अंदर, ये स्मूथ मसल है। तो क्या होता है, जब ब्रोंकियोडायलेटर्स हम देते हैं ना, तो वो जो ये नॉर्मल एयरवे, लेकिन इस टाइप से हो जाएगी एयरवे, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। हम ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर देते हैं तब। लेकिन ब्रोंकियोडायलेटर्स जब देंगे ना, देखो हमने इसके पहले ब्रोंकियोडायलेटर्स पढ़ा था, तो ब्रोंकियोडायलेटर्स में ऐसी हमारी मसल्स रहती है, तो मसल्स डायलेट हो जाती है, इस तरह से खुल जाती है, तो उसको डायलेशन बोलते हैं। लेकिन कॉन्ट्रिक्शन मतलब होता है कि सिकुड़ जाना, सिकुड़ना मतलब पतला हो जाना, ऐसा। ठीक है, तो ऐसे होती है। देन और में देख लेते हैं, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर आर सब्सटेंस दैट कोज द नेरोविंग ऑफ द एयरवे इन द लंग्स। ठीक है, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर एक सब्सटेंस होता है जो कोज करता है, हमारी जो एयरवेज होती है ना लंग्स के अंदर, उसको नेरो कर देता है, लीडिंग टू डिफिकल्टी ब्रीथिंग। लीड क्या करता है, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दिस नेरोविंग इज ड्यू टू द टाइटनिंग ऑफ द स्मूथ मसल सराउंडिंग द ब्रोंकियल ट्यूब। ठीक है, ये क्या कर देती है, जो हमारी जो स्मूथ मसल्स होती है ना, वो टाइट कर देती है, नैरो कर देती है, जिसके कारण क्या, ब्रोंकियल से जो ट्यूब होती है, ब्रोंकियल ट्यूब होती है ना, वो नैरोविंग हो जाती है और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड कफिंग, वीजिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, कॉमन सिम्टम्स है इसके, कफिंग हो सकती है, वीजिंग जैसी साउंड आ सकता है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है। Why are bronchoconstrictor drug used even though they cause narrowing of the airway? ठीक है, ये एक पॉइंट है कि क्यों हम ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्टर देते हैं। हमें पता है कि ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्टर देने से नेरोविंग हो जाएगी एयरवेज, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, जैसे कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम ऐसी ड्रग्स क्यों देंगे जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर है, ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग आर नॉट यूज टू नॉट यूज फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं होती। दे आर यूज फॉर डायग्नोस्टिक, एक्सपेरिमेंटल और स्पेसिफिक रिसर्च पर्पस। ठीक है, ये जो ड्रग होती है वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं होती, ट्रीटमेंट के लिए यूज में नहीं आती, बट ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज होती है, एक्सपेरिमेंट करना होता है किसी पेशेंट के ऊपर, तब यूज होती है, और साथ साथ रिसर्च पर्पस के लिए यूज होती है। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स है। डायग्नोस्टिक यूज कैसे, मेथाकोलिन चैलेंजेस टेस्ट। ठीक है, जो मेथाकोलिन चैलेंजेस टेस्ट होते हैं ना, उसके लिए, उसके डायग्नोस के लिए ये यूज होती है। पर्पस क्या होता है, टू डायग्नोस अस्थमा इन पेशेंट विद
अनक्लियर सिम्टम्स, ठीक है। अगर अनक्लियर सिम्टम्स है अस्थमा के उस पेशेंट के अंदर, तो उस कंडीशन में डायग्नोसिस करने के लिए, अस्थमा को डायग्नोस करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। कौन सी? ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर मेडिसिन। रिसर्च पर्पस कैसे? ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर आर यूज टू लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल और एनिमल स्टडी टू स्टडी एयरवे फिजियोलॉजी, understand bronchial smooth muscle response, then टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग्स, ठीक है। ये रिसर्च पर्पस के लिए यूज होती है। कौन सी? देखो, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल में, जैसे एनिमल के अंदर किसी भी एनिमल के ऊपर स्टडी करना है, तो उस रिसर्च पर्पस से हम यूज कर सकते हैं ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग्स, ठीक है। लाइक स्टडी एयरवे फिजियोलॉजी, ठीक है। एयरवे जो होती है ना, उसकी स्टडी करना, उसकी फिजियोलॉजी करना कि कहाँ कहाँ हमारी जो एयर है वो जा रही है। हम कोई भी ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो ऑक्सीजन कहाँ से होके कहाँ जाती है, तो उसकी स्टडी करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। कौन सा? स्टडी एयरवे फिजियोलॉजी। देन अंडरस्टैंड ब्रोंकियल स्मूथ मसल रिस्पॉन्स, ठीक है। अंडरस्टैंड करने के लिए ब्रोंकियल का जो स्मूथ मसल होता है उसका रिस्पॉन्स कैसा होता है। देन टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ ब्रोंकियोडायलेटर्स, ठीक है। ब्रोंकियोडायलेटर्स का इफेक्टिवनेस क्या है वो भी टेस्ट करने के लिए हम उसके रिसर्च पर्पस में यूज करते हैं ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग्स। एक्सीडेंटल और साइड इफेक्ट यूजेस, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल और सॉरी एक्सटेंड एक्सीडेंटल और साइड इफेक्ट यूसेज में भी यूज करते हैं। सम ड्रग हैव ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर एज साइड इफेक्ट नॉट एज देयर मेन यूसेज, ठीक है। कोई कोई से ड्रग्स ऐसे होते हैं कि ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर के साइड इफेक्ट्स भी कॉन्स्ट्रिक्टर के साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में यूज फॉर हार्ट प्रॉब्लम बाय में कोज ब्रोंकियोस्पाज्म इन अस्थमैटिक, ठीक है। ऐसे हो गया। देन सेकेंड पॉइंट है NSAIDs, ठीक है। आईडीएस, जिसको नॉन स्टेरॉइड बोलते हैं, लाइक एस्पिरिन हो गया, यूज फॉर पेन रिलीव बट में वर्सन अस्थमाइन सेंसिटिवी इंडिविजुअली, ठीक है। जो नॉन स्टेरॉइड होता है वो जो लाइक एस्पिरिन हो गया, ये पेन रिलीफ होता है, बट कभी कभी क्या साइड इफेक्ट या सेंसिटिविटी भी हो सकती है पेशेंट के अंदर, अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा हम ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग यूज क्यों करते हैं। देखो, ये कोई ट्रीटमेंट पर्पस के लिए नहीं दी जाती। इसका पर्पस ये होता है कि किसी भी पेशेंट के अंदर डायग्नोसिस करना होता है, एक्सपेरिमेंट करना होता है किसी भी जानवर के, किसी भी एनिमल के ऊपर, और साथ ही साथ एक स्पेसिफिक रिसर्च पर्पस के लिए हम ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो यही है मैन। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं, कैसे काम करती है ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर। ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर आर ड्रग एक्टिव रिसेप्टर इन पैथोफेज द लीड टू, ठीक है। कैसे कैसे? इंक्रीज कैल्शियम इन्फ्लुएंस इन द स्मूथ मसल सेल्स, ठीक है। जो स्मूथ मसल सेल होती है ना, वहां पे कैल्शियम का सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देन एक्टिवेशन ऑफ मस्क्रिनिक M3 रिसेप्टर, ठीक है। क्या होता है फिर? एक्टिव हो जाता है मस्क्रिनिक रिसेप्टर, ठीक है, जो हमारे ब्रेन से बॉडी को सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, M3 रिसेप्टर। हिस्टामिन लाइक ल्यूकोट्रीन रिलीज, ठीक है। हिस्टामिन भी रिलीज होता है, लाइक कौन सा? ल्यूकोट्रीन। हिस्टामिन और ल्यूकोट्रीन दोनों रिलीज हो जाता है, जिसके कारण इनहिबिट और सिंपैथेटिक बीटा ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है। फिर क्या हो जाता है? इनहिबिट हो जाता है। जो ब्रोंकोडायलेट होता है ना, उसको इनहिबिट कर देगा, मतलब ब्रोंकोडायलेट हो ही नहीं पाएगा, कॉन्स्ट्रिक्टर ही रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वर्क करती है ये। देन एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग है हमारे पास। बीटा ब्लॉक्स नॉन सिलेक्टिव, कॉलिनर्जिक हो गया, मस्क्रिनिक एगोनिस्ट, मस्क्रिनिक जो रिसेप्टर होते हैं उसके अगेंस्ट में काम करता है। हिस्टामिन, देन फोर्थ है ल्यूकोट्रीन, और फाइव है एस्पिरिन लाइक NSAID जो नॉन स्टेरॉइड होता है इन सम इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये 5 टाइप्स के हमारे पास क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा है। सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। दिस ड्रग सब्सटेंस में कोज इन वॉर्म्स ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है। सबसे पहले बीटा ब्लॉकर्स नॉन सिलेक्टिव हो जाता है। एग्जांपल हो जाता है प्रोपानोल। कौन सा आ गया? प्रोपानोलोल, ठीक है, प्रोपानोलोल। जिसका सेकंड है टीमोलोल, ठीक है। दो टाइप्स के ड्रग आ जाते हैं इसके अंदर, सॉरी, कौन कौन से? प्रोपरा प्रोप्रानोलोल
और टिमोलोल। मैकेनिज्म हो गया इसका, ब्लॉक B2 रिसेप्टर इन द लंग्स, ठीक है। B2 रिसेप्टर जो बीटा एगोनिस्ट जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, बीटा रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है उसके लंग्स के अंदर, जिससे ब्रोंकियल स्मूथ मसल कॉन्ट्रिक्शन, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो स्मूथ मसल है ब्रोंकियल्स की वहां पे जो वो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रिक्शन हो जाता है उसका। नोट, अवॉइड इन अस्थमा COPD अनलेस कार्डियोसेलेक्ट बीटा ब्लॉकर आर एसेंशियल एग्जांपल मेटा प्रोलोल, ठीक है। क्या अवॉइड इन अस्थमा, अस्थमा वाले पेशेंट को अवॉइड करवाना, COPD वालों को भी अवॉइड करवाना है, क्योंकि इसके कारण क्या हो जाता है, जो जिसके कारण क्या हो जाता है, बीटा ब्लॉक्स आर इसेंशियल, ठीक है, कार्डियो सिलेक्टिव, ठीक है, जो मतलब कार्डियक पेशेंट जो होता है ना उसके अंदर भी मतलब अवॉइड करवाना है इसको। देन सेकेंड है कोलिनर्जिक, जिसको मस्करिनिक एगोनिस्ट भी बोलते हैं। एग्जाम्पल मेथाकोलिन यूज इन ब्रोंकियल चैलेंजेस टेस्ट, कार्बोकोल, ठीक है, किसके अंदर मेथाकोलिन जो ड्रग होता है यूज इन ब्रोंकियल चैलेंजेस टेस्ट में यूज होता है ये, और कार्बोकोल भी इसका नाम है। मैकेनिज्म, स्टिमुलेट M3 रिसेप्टर, ठीक है, M3 जो रिसेप्टर होता है ना उसको स्टिमुलेट कर देता है, उसको बढ़ावा देता है, जिसके कारण स्मूथ मसल कॉन्ट्रिक्शन हो पाए, ठीक है, जिसके कारण स्मूथ मसल का कॉन्ट्रिक्शन हो जाता है। क्लिनिकल यूज, मेथाकोलिन चैलेंजेस इन यूज डायग्नोस अस्थमा नोट टू ट्रीटमेंट, ठीक है, अस्थमा के ट्रीटमेंट में नहीं होता लेकिन अस्थमा को डायग्नोसिस करने के लिए ये ड्रग दिया जाता है। देन थर्ड हो गया हमारा हिस्टामिन, इसका मैकेनिज्म हो गया कोजेस ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर वाया H1 रिसेप्टर एक्टिवेशन, ठीक है, H1 रिसेप्टर को एक्टिवेशन के लिए यूज करते हैं इसको। क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट, पार्ट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन एग्जांपल एनाफिलेक्सिस अस्थमा ट्रिगर्स, ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, पार्ट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, ये एलर्जिक रिएक्शन का एक पार्ट होता है जिसको एलर्जी को मतलब डिप्रेस कर देता है, मतलब डाउन कर देता है, जैसे एनाफिलेक्सिस हो गया एग्जांपल, अस्थमा ट्रिगर जिसको अस्थमा ट्रिगर करते हैं ना वो वाले। देन फोर्थ हो गया ल्यूकोट्रीन, मैकेनिज्म हो गया नेचुरल इन्फ्लामेशन मेडिएटर्स दैट इंड्यूस ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है, क्या नेचुरल इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं जो इंड्यूस करते हैं ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर होने के लिए। ड्रग्स मिमिक्रिंग और इनहेंसिंग ल्यूकोट्रीन आर नॉट यूज क्लिनिकल बट टारगेट फॉर ड्रग लाइक मोन्टेलुकास्ट विच ब्लॉक्स ल्यूकोट्रीन, ठीक है, ये क्या कर देता है, ये मिमिक करता है किसकी मिमिक करता है, इनहेंसिंग ल्यूकोट्रीन की, और आर नॉट यूज क्लिनिकल, ये क्लिनिकली यूज नहीं होता बट टारगेट फॉर ड्रग लाइक मोनिट्रीन, ठीक है, ये बिल्कुल सेम टू सेम ल्यूकोट्रीन की तरह ही काम करेगा। देन एस्पिरिन एंड NSAIDs, ठीक है, नॉन स्टेरॉइड इन सम इंडिविजुअल्स, कोई कोई के अंदर ये यूज होता है। मैकेनिज्म क्या हो गया, इनिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस का जो होता है वो उसमें रोकता है और इनहिबिट करता है, जिसके कारण शिफ्ट जिसके कारण क्या होगा, शिफ्ट टूवर्ड ल्यूकोट्रीन प्रोडक्शन, ठीक है, ल्यूकोट्रीन का प्रोडक्शन हो जाएगा, उसके कारण ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होने के चांसेस है, मतलब हो ही जाएगा ब्रो। कंडीशन सीन इन एस्पिरिन एक्सर्बेटेड रेस्पिरेटरी डिसीज, जिसको AERD भी बोलते हैं, ठीक है, GERD गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्रैक्टरी डिसीज होता है, और AERD होता है एस्पिरिन एक्सर्बेटेड रेस्पिरेटरी डिसीज, ठीक है, तो ये कंडीशन में हम दे सकते हैं एस्पिरिन को। देन समरी देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, तो बीटा ब्लॉकर नॉन सिलेक्टिव पढ़ा है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पढ़ा है, हिस्टामिन पढ़ा है, और नॉन स्टेरॉइड पढ़ा है इंसेंसिटिव पेशेंट के अंदर। तो बीटा ब्लॉक्स के अंदर एग्जांपल आ गया प्रोप्रानोलोल, ठीक है, मैकेनिज्म हो गया ब्लॉक B2 जिसको ब्रोंकोस्पाज्म बोलते हैं, ठीक है, ये इसका काम होता है, और अवॉइड इन अस्थमा, क्लिनिकल रिलेवेंस में अवॉइड इन अस्थमा, अस्थमा वाले पेशेंट को अवॉइड करना है। क्लिनिकल एगोनिस्ट सॉरी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जिसे मेथाकोलिन जैसे M3 स्टिमुलेशन करता है स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। डायग्नोस्टिक टूल इन द अस्थमा, अस्थमा को डायग्नोस करने के लिए यूज होता है। हिस्टामिन, इसका एग्जांपल भी यही हो गया, मेथाकोलिन H1 रिसेप्टर को आगे बढ़ाएगा और ब्रोंकोस्पाज्म क्रिएट करेगा, एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए यूज होता है। नॉन स्टेरॉइड एस्पिरिन हो गया, शिफ्ट टू ल्यूकोट्रीन्स ट्रिगर अस्थमा इन द सम पीपल, ठीक है, अस्थमा को ट्रिगर करता है कुछ कुछ पेशेंट के अंदर।
कुछ कुछ पीपल्स के अंदर। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं।